नमस्कार। आज मैं आपके सामने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी रसूल मिस्त्री लेकर आई हूँ। बहुत कम अरसे में से ही इस छोटे से गवारू शहर में काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं, आशा से अधिक और शायद आवश्यकता से भी अधिक। स्कूल और हॉस्टल की भव्य इमारत देखकर कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि आज से महज 8 साल पहले अधिकांश क्लास पीपल के नीचे लगते थे। बरसात की रात में हॉस्टल के छात्र टूट टाट घर टपकत खटियों टूट की पुनरावृत्ति करते थे। शहर भर का कूड़ा जिस स्थान पर फेंका जाता था वही आज विशाल टाउन हॉल है, क्लब है और पुस्तकालय है। गफूर मियाँ का चमड़े का गोदाम तस्वीर महल हो गया है। कभी उस गली से गुजरने के समय भंगिया मेहतरानी भी ओंठ सिकुड़कर नाक पर आंचल डाल लेती थी, और आज तो स्वच्छता और पवित्रता की पुतली मिस छाया भी उस गली से मन ही मन गुनगुनाने की चेष्टा करती है, हमको है प्यारी हमारी गलियां। खलीफा फरीद की फटफटाने वाली फटीचर सिंगर मशीन और कैंची को काट छाट के दिन लद गए। मॉडर्न कट फिट के लत्तू मास्टर का जमाना है। रेस्ट्रा और टी स्टॉलों की संख्या तो साग भाजी की दुकानों से भी बढ़ गई हैं। युद्ध और महंगी की बावजूद नई नई स्कीमें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। शहर का पूरा काया पलट हो गया है। लेकिन सदर रोड में उस पुरानी बरगद के बगल में रसूल मिस्त्री की मरम्मत की दुकान को तो जैसे ज़माने की हवा लगी ही नहीं। कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नवीनता नहीं। फटी हुई दरी पर बैठकर मरम्मत के काम में मग्न रसूल और उसका बेटा रहीम, दोनों के बैठने की जगह बदली नहीं। आसपास में मरम्मत के लिए आई हुई चीज़ें, साइकिल के पुराने चक्के, ट्यूब, सीट, पैडल, चैन, हैंडल, ब्रेक, पेट्रोमैक्स, स्टोव, हारमोनियम, ग्रामोफोन वगैरह, इर्द गिर्द बिखरे हुए औजार, छोटे बड़े पेंच, एक कांच के पुराने बक्स में प्राय सभी चीज़ों के पुराने पुर्जे, रेंच, रेती, छैनी, हथौड़ी, पेचकस, टूटे स्प्रिंग आदि। पास ही में एक छोटी सी अलमारी में पुराने और नए डिज़ाइनों के छोटे बड़े बिगड़े हुए टाइम पीस, डनलप ट्यूब के 2-3 खाली डिब्बे, छोटी बड़ी कितनी ही चीज़ें, सब पुरानी और बिगड़ी हुई। अलमारी के ऊपर ग्रामोफोन का एक चोंगा औंधाया हुआ, दीवार पर डनलप और गुड ईयर तथा वॉच कंपनियों के 34, 46 और 38 के पुराने कैलेंडर। मिस कंचन की एक फटी हुई रंगीन तस्वीर, जो 2 दीवार घड़ियां, एक बिना डायल की दूसरी बिना पेंडुलम की। बिना पेंडुलम वाली घड़ी पता नहीं कितने दिनों से 3 बजा रही है। दूसरी ओर अपने आंतरिक यंत्रों का प्रदर्शन कर रही है। उसके स्प्रिंग के पास ही एक मकड़ी ने अपनी जाली लगा दी है। दूसरी ओर रहीम बैठा चुपचाप काम कर रहा है। टीन की कुर्सी पर बैठकर ग्राहक अपनी बिगड़ी हुई चीज़ को बनते देख रहा है। सामने के बरगद के तने पर जहां रोज़ नई दुकानों के विज्ञापन, दवाइयों के पर्चे, नेशनल वार फ्रंट के नारे, सिनेमा के इश्तहार चिपकाए रहते हैं, एक पुरानी टीन की तख्ती न जाने कितने वर्षों से लटक रही है, जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा है, रसूल मिस्त्री, यहाँ मरम्मत होता है। इस साइन बोर्ड पर बहुत दिनों से पढ़े लिखे लोगों की मंडली ने टीका टिप्पणी की, व्यंग कसे और रसूल के सामने संशोधन के प्रस्ताव रखे, पर आज भी वह तख्ती उसी तरह लटक रही है। हाँ, किसी शैतान लड़के ने खल्ली के उस पर लिख दिया है, यहाँ आदमी की भी मरम्मत होती है, सो उसे भी मिटाने की कोई आवश्यकता शायद नहीं समझी गई। रसूल मिस्त्री, मझौला कद, कारीगरों की सी काया, नुकीले चेहरे और मुट्ठी भर गंगा जमनी दाढ़ी। 60 वर्ष की लंबी उम्र का कोई विशेष लक्षण शरीर पर प्रकट नहीं हुआ। फुर्ती चुस्ती जवानों से भी बढ़कर, सादगी का पुतला, मोटिया कपड़े की एक लुंगी और कमीज, पान, चाय और बीड़ी का भक्त। कभी हाथ पर हाथ धरकर चुपचाप बैठना वह जानता ही नहीं। गप्पी भी एक नंबर का था, पर अपनी जिम्मेदारी को कभी न भूलने वाला। काम के साथ ही साथ बातचीत का सिलसिला भी जारी रखता था। ठुक 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 ठुक
जो समझे ना जी, जोजक बहिष्ट सरग नरक सब यहीं है यहीं। अच्छे और बुरे का नतीजा भी यहीं मिल जाता है। रामचंद्र बाबू को देखो ना। अरे रहीम, जरा पेचकस फेंकना तो। रामचंद्र बाबू, अरे भाई छोटा वाला रह गए पूरे भोंक तुम इसमें। हाँ यहाँ है। रहीम रसूल मिस्त्री का एकमात्र पुत्र, सांवला सा हट्टा कट्टा जवान, परम पितृभक्त और आवश्यकता से अधिक नम्र। बाप की मौजूदगी में उसे किसी ने मुंह खोलकर बोलते हुए नहीं देखा। वह 2-4 आदमी को काम लेकर आए कि उसकी सहिष्णुता की परीक्षा आरंभ हो जाती। छोटी सी गलती पर भी रसूल मियाँ पिनक उठते। दिन भर काम में जुटे रहने पर भी आलसी, कामचोर, लापरवाह और कभी कभी आवारा की उपाधि भी उसे मिल जाती। रसूल मियाँ बकते रहते और वह शांत होकर चीज वाले को समझाता रहता, इसका स्प्रिंग टूट गया है और हॉल्डी नट। बस रसूल मियाँ इससे भी अपनी टांग अड़ाए थे। देखे कहाँ क्या हुआ? वहाँ रे लड़के, सिर्फ स्प्रिंग टूटा है। अच्छा ले, हम नया स्प्रिंग फिट कर देते हैं, होल्डिंग नट भी बदल देते हैं, मशीन चलाकर रिकॉर्ड बजा दे, समझे कि पक्का हो गया मिस्त्री। अरे उलुआ, बैलेंस कैसे ठीक होगा? बैलेंस। रहीम अपने होठों पर एक सलज मुस्कान लाकर निगाहें नीची कर लेता। शहर से 2 मील पूरब एक छोटी सी बस्ती में मिस्त्री का घर है। मिस्त्री के पूर्वज कभी खुशहाल किसान थे, पर आज तो जायदाद के नाम पर 3 झोपड़ियां और मवेशियों में कुछ बकरियां और मुर्गियां रह गई हैं। आमद का यह हाल कि जिस दिन दुकान बंद उस दिन खाना बंद और खर्च नवाबी। 30 दिन कबाब, कलिया, हलवे और सेवइयां ही पकती। बेटा और पोतोहू तो कुछ कहने से रह गई बुढ़िया, सो वह बेचारी अपनी जवानी के दिन से ही काट कपट, कम खर्च और संचय के सभी तरीकों को आजमाकर हार गई। मियाँ रसूल की उम्र खयामी फिलॉसफी के आगे उसकी कोई दलील न कभी टिकी है और ना कभी उसकी कोई सुनी गई है। पर वह है कि बोलने से अब भी बाज नहीं आती। ज्यों ही रहीम के हाथ में किसी चीज़ की पोटली देखती, पूछ ही बैठती, पोटली में का हो रहीम? कलेजी है। रहीम मिनमिनाकर उत्तर देता, कितना है? शेर भर। का भाव दिया? या अल्लाह, 2 रुपये शेर। आग लगे ऐसी जीभ में। 2 रुपये शेर कलेजी? हम पूछें तो से रहीम के अल्लाह तोरे कब अक्ल दी है? ओके सिरता खेभूत सवार है, खेभूत तोरे मुंह में अल्लाह ताला ने बोली न दिया है। बुढ़िया बैठकर कलेजी के शौक को कोसती रही। रहीम चुपचाप वहां से खिसक जाता। बुढ़िया की गोद में बैठा हुआ पोता कलेजी की पोटली को बार बार झपटता और बुढ़िया उसको बार बार टोकती। हाय हाय, हमरे तो कुछ ना सूझे है। घंटों में बड़बड़ाती रहती। बाप बेटे दोनों की बुद्धि मारी गई है। जमाना देखकर नहीं चलते। खाने पीने के पीछे लोगों की जो दुर्गति हुई है, आंखों देखी घटनाओं का उदाहरण देकर वह साबित करती कि ऐसे चटोर मरने से के समय कफन के लिए भी कुछ न छोड़ जाते हैं आदि। वह अपनी किस्मत को ठोकती रहती कि ठीक इसी मौके पर रसूल मियाँ आ पहुँचते। सबसे पहले जवाब तलब करते कि कलेजी अब तक इस तरह क्यों पड़ी हुई है। बूढ़िया मुंह लटकाए चुप रहती। रसूल मियाँ अंदर जाकर मिर्जई खोल आते और सारे का जमकर बैर ला जाते। पोतोहू गुड़गुड़ी दे जाती। 2 वर्ष का नटखट पोता करीम दादी की गोदी को छोड़कर दादा की गोद में आकर बैठ जाता और दादी की ओर उंगली दिखाकर तोतली बोली में दादी की शिकायत करने लगता। खिट खिट भुइया, खिट खिट बुढ़िया। इनाम में लेमन जूस और बिस्कुट पाकर जोर जोर से पुकार कर दादी को चिढ़ाने लगता। हे खिट खिट भुइया, हे खिट खिट भुइया। रसूल मियाँ गुड़गुड़ी में कस लगाकर गंभीर हो जाते। फिर पूछते, हम तो से पूछे हैं रहीम की अम्मा कि आखिर तेरी ये रोज रोज की खिटखिट की आदत कब छूटेगी? जब देखो तब वही हाल, जब सुनो वही बात। आखिर हम पूछे कि तोहे लाज है, शर्म कुछ है कि ना है? चुप रह, लाज शर्म की बात मत बोल। बुढ़िया तड़क उठती। चुप करने वाली की ऐसी तैसी। रसूल मियाँ भी गर्म पड़ जाते। हम तो 100 बार नहीं 1000 बार कहेंगी कि तोरे लाज शर्म जरा भी नहीं। जब धोकर पी गई है, तेरा बस चले तो सबको फाका करा कर छोड़े।
शौक से कभी कोई चीज लाओ कि बिना खिटखिट किए चैन नहीं। खिट भैया। करीम बिस्कुट खाते खाते किलकारी भरकर बोल उठता। बेचारी बुढ़िया रो देती। अल्लाह ताला उसे उठा ले। अब कौन सा दिन देखने के लिए वह जी रही है? वह इस घर की कौन है? वह क्यों बोले? नेकी की बात कहने से वह बेहया हुई, बेशरम हुई। पोतोहू कलेजी की पोटली लेकर काटने लग जाती। रहीम अपनी कोठरी से निकलकर बाहर चल देता। बुढ़िया बैठी सिसकती रहती। रसूल काका है घर में? बाहर से कोई आवाज देता। कौन है? फकरुद्दीन। अंदर आओ, क्या बात है? रसूल मियाँ गुड़गुड़ी की नली मुंह में हटाते हुए जवाब देते, काका रसीद को दिन में ही पेट मुंह दोनों चले हैं। दवा तो सुनवाइए नहीं करे है और देह भी ठंडा। तो दिन में कान में तेल डालकर सोया काहे था? रसूल मियाँ बीच में ही बात काटकर उठ खड़े होते। चलो देखें, कुछ नहीं होगा, खट्टा मीठा खाई है, ठीक हो जाएगी, कहकर वे अंदर चले जाते। इस्मेला कैसा है रे फकरू? बुढ़िया पूछती। तोरे दुआ से अब सब अच्छा है काकी, तू अब कभी आती भी नहीं। इस्मेला की माँ कहे कि काकी नाराज हैं। दुर पागल, नाराज काहे हो मैं? करीम की अम्मा मारे फुर्सत मिले तब तो। रसूल मियाँ जेब में छोटी छोटी शीशियाँ ठूस कर निकल पड़ते। चल बुढ़िया, अपने बोलती, जरा ठिकाने से देखिए, जो दवा नहीं रहे शहर से मंगा लिए। दादा के चले जाने के बाद करीम मियाँ धीरे धीरे दादी के पास आकर बैठ जाते और बेमतलब की हंसी हंसकर संधि का प्रस्ताव करने लग जाते। यदि दादी अर्धमुक्त बिस्कुट लेकर भी संधि कर ले तो कोई हर्ज नहीं। चल हट शैतान, जा अपने दादा के पास। बड़ा आया वहां से बिस्कुट देकर फुसलाने। हम तो खिटखिट बुढ़िया है, कहकर वह रूठी सी रहती। पर मियाँ करीम अच्छी तरह जानते थे कि इन मौक़ों में क्या करना चाहिए। जबरदस्ती गोदी में बैठकर अनुपस्थित दादा की शिकायत करने लग जाते। दादा फको, दादा चटो, दादा फक्कड़, दादा चटोर। दादी की होठों में छिपी मुस्कान को वह लक्ष्य कर लेता और अजीब भाषा में हंस बोलकर दादी को रिझाने लग जाता, जिसका यह अर्थ हो सकता है कि दादा के साथ तो क्षणिक संधि सिर्फ बिस्कुट के लिए हुई थी। देखो कैसे दादा से ठगकर बिस्कुट ले लिया, इसी को कहते हैं राजनैतिक दावपेच। कलेजी काटते काटते अम्मी आंख दिखाकर कहती, अच्छा आवे है तोरे दादा, सब ठगपनी तोरे आज बाहर करवाए हैं। करीम मियाँ अम्मी की बात को कैसे बर्दाश्त करें? अम्मी तो घर में सबसे कमज़ोर और है प्राणी है। करीम मियाँ में उसकी खुशामद न कभी की और ना करेगा, और उसकी हिमाकत की धमकी। थोड़ी देर गंभीर होकर चुप रहने के बाद मुस्कुराती हुई अम्मी को आप डांट देते। चुप फूहड़, आए हैं दादा को। अम्मी फिर धमकी देती। इस बार करीम मियाँ पैजामे से बाहर हो जाते, दादी को गोद में उठ खड़े हो जाते और आसपास के कर्ण प्रहार करने योग्य किसी भी वस्तु को तलाश करने लग जाते। मोटी लाठी को उठाने में असफल होकर खाली हाथ ही अम्मी पर धावा बोल देते। बाल पकड़कर घसीटने लग जाते। अम्मी चिल्ला उठती, छोड़ शैतान छोड़, नहीं कहूँगी दादा से, छोड़। दादी हंसती हुई जाकर उसे पकड़ लाती। करीम मियाँ अपनी भाषा में धमकी देते, फक्कड़ दादा को, अब्बा को और तुमको मार कर घर से निकाल दूंगा। मगर अम्मी मुंह चिढ़ा देती। फिर मैदानी जंग में उतरने का उपक्रम करने लग जाते। वह पर दादी रोक देती। सिर्फ दांत कटकटाकर बलबलाते बैठ जाते। दादी और अम्मी इस संकेत को समझती हैं। बुढ़िया कहती है, आज दूध पिए के बखत तोरे रुलाए के छोड़ेगा, याद रखियो। करीम ने इधर कुछ दिनों से एक नया तरीका निकाला है। दूध पीने के समय वह रह रहकर इसका प्रयोग करता है। अम्मी चीख उठती हैं, अम्मा रे, और अपनी सफलता पर अम्मी की चीख पर करीम खिलखिलाकर हंस पड़ता है। रसोई घर में पोतोहू कलेजी पकाती रहती। बुढ़िया पुकार कर कहती, देखना ज्यादा कड़ा मत कर देना, नहीं तो खाने के समय तूफान खड़ा कर देगा। 2-3 बार बाहर से नमक मिर्च मसाले के संबंध में चेतावनी देने के बाद वह खुद रसोई में पहुंच जाती। पोतोहू की दादी में करीम को देते हुए बोलती, जा बाचा जा, मैं देखूं सालन। पोतोहू मुस्कुराती हुई रसोई से बाहर हो जाती।
गांव के चक्कर में लगाकर रहीम अपनी कोठरी में वापस आ जाता। स्वामी, स्त्री और बेटा तीनों जने मिलकर पुराने जापानी ग्रामोफोन पर कमला झरिया का गीत सुनने में मशगूल हो जाते। अदा से आया करो पनघट पर, जब तक जिगर में दम। रसूल मियाँ जब लौटते तो हाथ में बासंती ताड़ी की लबनी रहती। आंगन में दस्तरखान बिछ जाता। ऊँघते हुए करीम मियाँ भी उठ बैठते। रिकाबी बंगना गिलास घसीट घसीट कर दादा के पास ले जाते। तीनों जने मिलकर तृप्तिपूर्वक रोटी कलीजी खाते रहते। बीच बीच में ताड़ी का दौर चलता रहता। बुढ़िया पास में बैठकर परोसती रहती। वाह, सालन तो खूब बना है, सुनते ही बुढ़िया निहाल हो जाती। करीम मियाँ भी एक आध घूंट पीकर झूमने लगते। लबनी से बची हुई ताड़ी बुढ़िया को सुपुर्द करते हुए रसूल मियाँ फरमाते, एक गिलास होइए, बहू को दे दे। आजकल तो एकदम चमगुदड़ी हो गई है, एक गिलास रोज पी ले तो देह लौटावे। ताड़ी है, ठंडा नहीं है। अरे हाँ, तूने कभी पी नहीं तो जानेगी क्या। कुछ देर बाद झोपड़ियों में नींद का साम्राज्य छा जाता। कभी कभी रसूल मियाँ को रात में भी उठकर काल में जाना पड़ता और सारी रात रोगी के पास बैठकर बितानी पड़ती थी। सुबह चुपचाप नाश्ते के बाद रसूल मियाँ शहर को चल पड़ते थे। दोपहर का खाना रहीम लेकर आएगा। घर से चलने को तो वे चल देते ठीक समय पर, लेकिन खाना लेकर रहीम उनसे अक्सर पहले ही पहुंचता। घर से निकलते ही गांव भर के शादी विवाह, झगड़े, पंचायत, रोग शोक, दवा दारू आदि से संबंध में सलाह लेते हुए 12 बज जाते। गांव से बाहर होकर खेतों से काम करते हुए लोगों को खेती बाड़ी के संबंध में 2-3 बातें नहीं करें वह भला कैसे हो सकता है। अरे महंगू, तेरा मेला वाला बाछा कहाँ है? का कहे मामा, आज 2 दिन में ना घास खाता है ना पानी पीता है, भगवान जाने क्या हो गया है। बस रसूल मियाँ लौट पड़ते। बाछा को देखकर रोग तजवीज़ कर जड़ी बूटी बतला देते। सिर्फ इतना ही नहीं, कमरे के किसके बगीचे में किस पेड़ के आसपास वह जड़ी मिलेगी यह भी बतला देते। यह स्वयं जाकर ला देते। दुकान पर पहुंचकर अपनी जगह पर बैठते बैठते अपनी ही बातें बोल उठते। ओह, बड़ी देर हो गई। फिर रहीम के काम को कुछ मिनट गौर से देखने पर कहते, ला इधर देखे। तब तक तुम भोला की घड़ी को देखो तो। टूटी कुर्सी के पास बैठा व्यक्ति ने यही पूछ लिया कि कौन भोला, तो काम के साथ ही साथ भोला की जीवनी शुरू हो जाती। अजी वही भोला, कांग्रेसी भोला है, मालूम है। जेल में ही बीए पास कर लिया। खूब लड़का है भोला भी। यह देखिए, आपकी घड़ी का हियर स्प्रिंग इतना कमज़ोर है कि क्या कहा जाए। इसलिए कहते हैं कि सस्ता रोवे बार बार, मगर भोला अपनी धुन का पक्का है। वैसे तो बहुत लड़कों को देखा है। सुनने वाला परिचित भोला की लंबी चौड़ी दास्तान की भूमिका की सुनकर धीरज खो बैठता। भाई, किस भोला की इतनी तारीफें की जा रही हैं? अरे वही लंबा लंबा बाल वाला। अरे साहब नहीं, बाल काट कर रसूल मियाँ कहते, लंबे बाला वाला तो अवनिंदर है, अवनिंदर। वह भी भोला का ही साथी है। वह भी एक अजीब लड़का है। कबिस है मालूम, कवित्त लिखने में उस्ताद है। गौ जैसा सीधा लड़का, देखने में मालूम होता है आवारा है, मगर ए हो रसूल काका, चल देखें ता। युवती ग्वालीन सुबकती हुई आकर खड़ी हो जाती। देख तू भला रसूल काका, दूध के बर्तन फोड़ देल, हाथ पकड़ के लक्को झक्को। अरे कौन? छतीश बाबू के बेटा? छतीश बाबू से नहीं कहा। छतीश बाबू उल्टे हमारे सारे दौड़लन भाग हरामजादी रसूल मियाँ की त्योरियां चढ़ जाती। कान छोड़कर बड़बड़ाने लगती, जितना अमीर तब तक नंबर का चोट्टा। जाओ तुम सौदागर सिंह को बुला दो। ला तो रे सुदमिया। सुदामिन ग्वाला आंसू पोंछती चली जाती, पर रसूल मियाँ की बलबलाहट जारी ही रहती। बड़ा रुपयों का गर्मी हो गया है। औरत की इज्जत का हाथ उठाएगा शैतान कहीं का। अरे मिस्त्री, इन छोकरियों को कम मत समझो, एक ही खेली खिलाई होती हैं।
भला ऐसी जवान लड़की को शहर में दूध बेचने जाने के लिए क्या ज़रूरत? चुप रहिए साहब, यह लड़की मेरी बेटी दाखिल है। गांव की लड़कियां बड़ी सीधी होती हैं, समझे, आपके शहर में की तरह नहीं होती। मैं पूछता हूँ, दूध की आमदनी से ही जहाँ पेट चलता है, घर में इस लड़की का छोड़कर सब बीमार हो तो डॉक्टर को बुलाने, दूध बेचने जवान लड़की न जावे तो कौन जावेगा बताइए? और भले आदमी का यही धर्म है कि दूसरे की बहू बेटी को मुसीबत में देखकर उस पर जुल्म करे। सुदमिया आकर कहती, सौदागर काका घर पर नहीं है। रसूल मियाँ सुदमिया का हाथ पकड़कर साथ ही अकेले ही चल पड़ते। बेला ढलने के बाद कहीं वापस आते और बड़बड़ाते हुए दुकान में प्रवेश करते। बच्चू चले एक दिन देहात, सारे आम सड़क पर नहीं पिटवा दिए तो रसूल का नाम नहीं। फिर दुकान के एक कोने में बैठी कुंजड़िन से पूछते, क्यों अब्दुल की माँ, आज बड़ा सवेरे हो गया? बस कुंजड़िनों की टोली टूट पड़ती, कब से बैठे हैं, जरा हिसाब कर दऊँ बड़ू? ठहरो ठहरो, एक एक करके। हाँ तोरे कितना करेला रहा हमीदन? 13 सेर। क्या भाव बेची? 4 आने। हाँ तो 13 चौका 52, 52 आना के 3.25 रुपया। देखें पैसा? हाँ ठीक है। अच्छा तुम्हारा परवल? ऐसा साहब, उधर रहीम को दिखलाइए, हमको अभी फुर्सत नहीं है, देखते हैं ना। हिसाब किताब करते करते खोटे खरे पैसों की जांच करते समय शाम हो जाती। रहीम काम बंद कर कर चलने की तैयारी करता। अरे इन लोगों के साथ लेते जा रहीम, शाम हो गई ना, मैं जरा उधर से होता आऊँगा। कुंजड़िनों की टोली के साथ रहीम चल पड़ता। धेनु शाह की दुकान पर पहुंचकर कुंजड़िनों के 2 पैसों की जलेबी और शक्कर पाला लेने में ही घंटों देर लगा देती और रहीम सड़क पर खड़ा चुपचाप सबों की प्रतीक्षा करता रहता। रसूल मिस्त्री के यहाँ मरम्मत की हुई चीज़ पक्की होती है, पर सब चाहते हैं कि रसूल मियाँ के यहाँ ही अपनी बिगड़ी चीज़ों को बनवावें, पर वह दुकान जमकर बैठता ही कहाँ है, और जब बैठता है तो अधूरा काम बेटे के सिर पर पटक कर कहीं चल देता है। यही लोगों की शिकायत है। अब जरा खरा आदमी है, साफ साफ बात करना जानता है, इसलिए ग्राहक कम आते हैं। वह छोकरा रघु पहले रसूल मियाँ के यहाँ नौकर था, आजकल मरम्मत की दुकान खोलकर माला माल हो गया है। पर रसूल मियाँ की दुनिया जैसी थी आज भी वैसी ही है। आज से 10-11 वर्ष पहले की बात है। स्टोव मरम्मत कराने रसूल के यहाँ पहुंचा। स्टोव खोलकर यह देख ही रहा था कि एक अधेड़ देहाती ने आकर भर्राए स्वर में कहा, गहना तो नहीं छोड़ता, कहता है सूद लाओ। सुनते ही रसूल मियाँ काम छोड़कर उठ खड़े हुए। मैंने टोका, फिर स्टोव? कल स्टोव सही होगा तो मैं स्टोव ले जाता हूँ, मैंने जरा चिढ़कर कहा। ले जाओ जी, रसूल ने कहकर जवाब दिया। यहाँ किसी की इज्जत की पड़ी है और किसी को काम की सूझी है। बेचारे की बेटी का आज रात में गौना है, गहना बंधक पड़ा है, महाजन छोड़ता नहीं। मैं अपना स्टोव लेकर मन ही मन प्रतिज्ञा करके वापस हुआ कि कभी इसकी दुकान पर ना आऊँगा और ना ही अपने किसी दोस्त को आने दूंगा। पर आज रसूल मियाँ को अच्छी तरह पहचान चुका हूँ। बचपन की उस प्रतिज्ञा पर आज भी मुझे दुख है। साइकिल मरम्मत के लिए दी है, 15 दिनों में लौट रहा हूँ। रसूल मियाँ से भेंट ही नहीं होती। रहीम कहता है कि उन्हीं से ठीक होगा। किसी दिन संयोग से भेंट भी होती है तो देखता हूँ कि उनके जिम्मे साइकिल मरम्मत से भी ज़्यादा ज़बरदस्त काम है। फटेहाल औरतों को कपड़ा दिलाना है। 7 दिन से लौट रही हैं, भीड़ में दम घुटवा कर कतार में खड़ी होकर खाली हाथ लौट आती हैं। किसी दिन सुनता हूँ गांव में मलेरिया जोर से फैला हुआ है, कुनैन मिलता नहीं, इसलिए मिस्त्री कई जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर आज गांव-गांव में बांट रहे हैं। रोज चुपचाप लौट आता हूँ। उस रोज बरगद के तने पर लटकती तख्ती को पढ़ लेता हूँ। रसूल मिस्त्री, यहाँ मरम्मत होता है। खल्ली के किसी शैतान लड़के ने जो लिख दिया है यहाँ आदमी की भी मरम्मत होती है, उसका मन ही मन में समर्थन करके भी भूल जाता हूँ कि साइकिल के बिना मुझे भी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। इस प्रकार इस कहानी का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आनी हैं और जिस भी साहित्यकार की आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताएं
और अपना इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।